हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम मैरिज स्पेशल सीरीज चला रहे थे उसमें हम पहुंच चुके थे वृषभ लगन तक। आज हम बात करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनी लगन की। इसमें कौन कौन से ग्रह कहां कहां नहीं बैठे हो वो हम पहले देख रहे हैं। इसके बाद अगर कहीं दूसरे घरों में बैठेंगे तो इसके हिसाब से भी उसका एक अनुमान लगा देंगे। सबसे पहले तो ये कि जब कभी भी 3 नंबर का लगन उदित होगा तो वहां पे आपको डिग्री चेक करनी है। जो भी डिग्री आपको लगन के अंदर मिलती है एग्जैक्टली वही डिग्री 7th हाउस का भी मिड पॉइंट बना करती है। ठीक है, 8th हाउस का मिड पॉइंट जो है वो आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। जो 2nd हाउस का मिड पॉइंट होता है वही ऑलमोस्ट 8th हाउस का भी मिड पॉइंट होता है। तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है कुल मिलाकर 4 ग्रहों की। 4 ग्रह जो हैं वो कौन कौन से होंगे इनको समझ लें। 4 ग्रह वो होते हैं जो कि एक तो आपका 7th हाउस का लॉर्ड जो इस कुंडली में बनते हैं आपके लिए जुपिटर। ठीक है, इसके बाद अगला कौन? तो अगले हैं 8th हाउस के लॉर्ड, वो कौन हुए? वो हो गए शनि। इन 2 ग्रह की हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ये ऊपरी तौर पे बता देंगे हेल्थ ऑफ द मैरिज कैसे रहने वाली है। इन 2 के अलावा हमें जरूरत पड़ेगी आपके 7th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड की और 8th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड की। अगर ये डिग्रियां आती हैं, मान लीजिए 0 से लेके 13.20 तक आता है आपका लगन या 7th हाउस का मिड पॉइंट, तो वहां पर केतु हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर 13 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा आता है और 26 डिग्री 40 मिनट तक आता है तो वीनस रहेंगे। और अगर 26 डिग्री 41 से आगे जाए और 30 डिग्री तक आए तो सन रहेंगे। इसी तरीके से 8th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड अगर 0 से लेकर 10 डिग्री तक है तो सूर्य सन खुद रहेंगे। अगर 10 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और 23 डिग्री तक है तो चंद्रमा मून हो जाएंगे। और अगर 23 डिग्री से ज्यादा हैं और 30 डिग्री के बीच है तो मंगल मार्स को देखना होगा। ठीक है, तो आपके ये वाले प्लैनेट्स जो हैं ये इंडिविजुअली आपकी अपने डिग्री पे डिपेंड करेंगे जो कि आएगी मिड पॉइंट के लिए, जबकि जुपिटर और सैटर्न ये दोनों कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जुपिटर और सैटर्न की बात कर लेता हूं। देखिए, गुरु जो है ये 7th हाउस का लॉर्ड होकर अगर कुंडली में 12th हाउस में बैठ जाए तो थोड़ी सी परेशानियां लेकर आएगा, क्योंकि उस भाव से वो छठा चला जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके कारण बिल्कुल मैरिज लाइफ खराबी हो जाती है, लेकिन हाँ, ऐसे में क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो हो सकता है थोड़े से बिजी रहते हो अपने काम के अंदर। ऐसा हमें यहाँ पे मान के चलना पड़ता है, ये नहीं कि वो चीज बिल्कुल खराब हो गई होगी। इसी तरीके से अगर जुपिटर उठ के यहाँ पे उच्च के बैठ जाए, उच्च के बैठने पर भी वो धन के मामले में तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इस भाव से अष्टम होने के कारण अपने पार्टनर को उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, इसके बाद अगर गुरु 8th हाउस में बैठ जाए तब वो नीच राशिस्थ होंगे। ऐसे में भी चुनौतियां आती हैं मैरिड लाइफ के अंदर। ठीक है, तो गुरु का इस भाव में बैठना भी चुनौती दिखाता है। 4 नंबर में उच्च का होना तो अच्छी बात है, लेकिन वो मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होता है। और अगर गुरु 8वें में बैठेगा, एक लॉजिक ये है कि किसी भी भाव का स्वामी उससे एक घर आगे बैठे तो वो अच्छा है। यहाँ पे वो विपरीत राज्यों की परिस्थिति भी बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी ले सकता है अगर शनि के साथ कनेक्ट हो तो। अगर वो शनि के साथ कनेक्ट नहीं है तो भी गुरु जब यहां नीच के होंगे तो अष्टम में कोई ग्रह नीच का हो तो भी वो फायदा देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैरिज और प्रोफेशन में थोड़ा सा चुनौतियां जरूर देंगे ही देंगे। तो ये हुई गुरु की बात। अब बात करें शनि की। शनि जो है इस भाव से अगर देखें तो वो अगर लगन में मौजूद है तो फिर मैरिज में लेट या डिले होने की संभावना बन सकती है। शनि अगर उठ जाएं और लाभ भाव में चले जाएं 1 नंबर राशि में जहां पे कि वो नीच राशिस्थ होते हैं, ऐसे में भी मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस में चुनौतियां देखी जा सकती हैं। शनि उठ के अगर आपके 7th हाउस में आके बैठ जाएं
तब भी चुनौतियां दे देंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पे कारण होगा आपका प्रोफेशन के कारण उतना टाइम ना दे पाना, इस वजह से एक चुनौतियां बनती हैं। इसी तरीके से गुरु अगर 6th हाउस में आके बैठ जाए तो भी होता है कि पार्टनर जो है वो या तो सेना में है या दूर रह रहे हैं, इस कारण से बहुत ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग नहीं बनती। अगर साथ रहे हो तो टकराव की स्थिति बन सकती है। तो ये बात हुई जुपिटर और सैटर्न को लेकर। जुपिटर कहां पे नीच होते हैं, इस भाव में 8 नंबर, यहां पे जो है भाव 10 नंबर राशि। शनि कहां पे नीच होते हैं, 11 नंबर का भाव और 1 नंबर की राशि में। यहां पर अगर आ गए इस लगन के अंदर तो ये अच्छा शुभ नहीं माना जा सकता। मैरिज के हिसाब से सिर्फ बात हो रही है। इसके बाद मिड पॉइंट्स को आपको उठाना है। अगर केतु आ रहा है तो केतु का यहां पे बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से देखने के लिए मैरिज ठीक ठाक है, अंदर से थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। इसी तरीके से केतु अगर 2nd हाउस 4 नंबर की राशि में बैठ जाए तो भी यही चुनौती देंगे। यही चीज शुक्र के साथ और सूर्य के साथ भी लागू होगी। हाँ, ये जरूर कह सकते हो आप कि शुक्र जो है 12th का लॉर्ड होकर 12th में बैठा है, लेकिन वो 12th हाउस के लिए पॉजिटिव है, मैरिज वाले हाउस के लिए वहां पे चुनौतियां ला देगा। सूर्य जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सूर्य के पास पोटेंशियल है, वो 7th और 8th दोनों में आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य 7th में अपनी डिग्रियों को दे रहा होगा तो उस समय वो 8th में डिग्री नहीं दे सकता, एक साथ दोनों में नहीं आ सकता। इसीलिए 7th हाउस में अगर सूर्य की डिग्री दिखाई देती है, उस परिस्थिति में सूर्य का 12th हाउस में बैठना या सूर्य का आपके 2nd हाउस में बैठना चुनौतियां ला सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे बिल्कुल मैरिज जो है वो डिस्टर्ब ही हो जाएगी, परंतु चुनौतियों के साथ चलती है। इसी तरीके से सूर्य अगर 6ठे भाव में आके बैठ जाए तो यहाँ पे ये अच्छा है इस मामले में कि सरकारी काम में आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उस कारण से भी, प्रोफेशन रीजंस के कारण भी आपके मैरिज लाइफ के अंदर में हैप्पीनेस थोड़ी सी कम कर सकता है। सूर्य अगर नीच राशिस्थ हो जाए तो वहां पर भी एक चुनौती देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से शुक्र अगर नीच राशिस्थ हो जाए 4थे भाव में तो वहां पे उनके पास दिशा बल तो है, लेकिन फिर भी नीच राशिस्थ का प्रभाव के कारण थोड़ा सा हैप्पीनेस में कमी आती है। आपके पार्टनर्स थोड़े से बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशंस के अंदर। अगर 8 नंबर के अंदर जो मिड पॉइंट आ रहे हैं उसमें सूर्य वो लगन में आके बैठ गए, मिड पॉइंट होना चाहिए 8th हाउस का, इसके बाद अगर वो लगन में बैठ गए तब चुनौतियां देंगे। अगर चंद्रमा मिड पॉइंट बनते हैं या मंगल मिड पॉइंट बनते हैं और वो लगन में बैठ गए तो चुनौतियां देंगे। ऐसे में मैरिज जो है वो कई बार लेट भी हो सकती है, क्योंकि सामने वाले का जल्दी मन ना करे शादी करने का। इसी के साथ साथ अगर मंगल 4 नंबर जहां पे कि वो नीच होते हैं उस राशि में मौजूद हैं तो भी कुछ चुनौतियां दे सकते हैं। ये जरूर है कि वो इस भाव को देखेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 8th का मिड पॉइंट लॉर्ड होकर नीच का होना थोड़ी सी परेशानियों को ऐड कर देगा। चंद्रमा के साथ अगर हम ये बात करें तो चंद्रमा नीच होते हैं 8 नंबर की राशि में, जो कि 6ठा भाव है। ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं चंद्रमा भी परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पे कई बार फैमिली रीजंस बन जाती है या मनी मैटर्स के कारण चुनौतियां खड़ी होने की संभावनाएं बनती हैं। चंद्रमा और मंगल यदि 7th हाउस में आके बैठ जाएं तो भी थोड़ा सा मनमुटाव वाली परिस्थिति बनाए रखते हैं। यहां पर तो ये मांगलिक फॉर्मेशन हो जाया करता है। ठीक है, मैरिज की एज की बात करें तो शनि की राशि 8th हाउस में आ रही है, थोड़ा सा लेट मैरिजेस यहां पे देखी जा सकती हैं। 9 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे जो है ये ड्यूअल साइन है। यहाँ पे ड्यूअल साइन होने के कारण जल्दी मैरिज अगर होती है तो चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जो फैक्टर लेते हैं वो हम लेते हैं 26 और 33 के बीच का, क्योंकि ड्यूअल साइन का फैक्टर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो और शनि अपना फैक्टर ओपन करे, वो ज्यादा बेहतर स्थिति कही जा सकती है 3 नंबर के लगन के अंदर। आपके इंडिविजुअल चार्ट में अगर ग्रह इनसे हटके कहीं बैठा है तो वो न्यूट्रल है, कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये मिड पॉइंट्स और ये मिड पॉइंट लॉर्ड नीच राशिस्थ ना हो और उन पर्टिकुलर हाउसेस से 6, 8 या 12 ना बैठे हो। अगर ऐसा दिखाई देता है तो फिर आपको अपनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ के अपने मैरिज लाइफ को
बैलेंस करने की जरूरत होती है। घबराने या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होती। जो पर्टिकुलर प्लैनेट उसका जिम्मेदार है, आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को समझो, उसके फैक्टर्स को समझो और उसके ऊपर काम करोगे तो अपने आप वो सारी परेशानियां आपके लाइफ से धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी। धन्यवाद।